लवली स्टूडेंट्स और मेरे लवली लवली स्टूडेंट्स, आई होप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे होगे तुम लोग। तो फटाफट से चैप्टर को, अच्छा इसके पहले के पार्ट्स देख के आना, क्योंकि आगे फिर वो टॉपिक यूज होते हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले के सभी पार्ट्स देख लेना ताकि तुम्हें कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, फिर कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सकर्शन फॉर इट्स स्टूडेंट्स, 40% ऑफ देम आर ग्रेड 8 स्टूडेंट्स एंड द रेस्ट आर ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। तो देखो टोटल बच्चे, अरे बेटा टोटल बच्चे जितने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे, टोटल में से 40% जो हैं वो किसके हैं, 8th क्लास के। एंड रिमेनिंग कितने बचे भाई, अगर 40%, 40 ही बोला था ना, 40% 8th के हैं, तो 9th के कितने हुए, 60% बच्चे 9th के हो गए, है ना, 60%। हाँ जी, आगे क्या बोला है, एंड द रेस्ट आर ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, अमंग दीज ग्रेड 8 स्टूडेंट्स 60% आर गर्ल्स। अब इन 40% में से 60% जो है वो गर्ल्स हैं, मतलब रिमेनिंग की 40% क्या होंगे, बॉयज होंगे, है कि नहीं, ये चीज समझ में आई। अब क्या बोला है, ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम, देख सकते हैं हमने यहाँ पे रफ डायग्राम बना लिया। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग टू द एक्सकर्शन आर ग्रेड 8 गर्ल्स। अब इन टोटल में से कितने बच्चे होंगे जो 8th क्लास के गर्ल्स होंगे। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स तो दे ही नहीं रखा है ना। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है, बट इस पार्ट तक नहीं। ये गड़बड़ कभी मत करना कि यहाँ 160 दे रखा है तो वो ले लेंगे, नहीं, हम मान के चलेंगे भैया हमारे पास नहीं है। और फिर इजी वे क्या है कि मान लो टोटल 100 बचे, मान लो, ठीक है, कहीं दे नहीं रखा, सो लेट कर लिया हमने कि टोटल 100 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब 100 स्टूडेंट्स में से 40% 8th क्लास के, 60%, अच्छा 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा होता है ना 40% ऑफ 100 40, 7% ऑफ 100 7, 38% ऑफ 100 38, क्योंकि जब 100 लेते हैं ना तो बेसिकली परसेंटेज ही नंबर बन जाता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। हाँ जी, तो 100 बच्चों में से 40% 8th क्लास के हैं, मतलब 40 बच्चे 8th क्लास के हैं, और 60 स्टूडेंट्स हमारे 9th क्लास के हो गए। अब इन 40 बच्चों में से 60% गर्ल्स हैं, तो इस 40 का, so out of this 40, 60% are girls। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 4s are 24, so ये हमारे पास आ गया 24। मतलब कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है 8th क्लास की, 24 नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नाउ ये तो हमने 100 लेके बताया, हमसे पूछा है कितनी परसेंट, क्योंकि भैया 100 बच्चे तो नहीं है, हम कैसे बोल सकते हैं 24, लेकिन अगर 100 होंगे तो 24 लड़कियां हैं उसमें से 8th क्लास की, ठीक है। हमें परसेंटेज निकाले, क्योंकि परसेंटेज तो आपको पता है वो प्रपोर्शन कुछ भी हो, परसेंटेज तो ऐसे चाहे 100 बच्चों पे कैलकुलेट कर लो, चाहे 1000 पे, चाहे 200 पे, परसेंटेज सेम रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया 100 में से 24, 100 में से टोटल 100 बच्चों में से 24 8th क्लास की गर्ल्स है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24%। इसका मतलब टोटल जो बच्चे जा रहे हैं उसमें से 24% हमारी क्लास 8 की गर्ल्स है। एक बार फिर से समझा दूं क्वेश्चन, देखो हमें दे रखा था कि टोटल बच्चों में से 40% 8th क्लास के हैं, 60% 9th क्लास के हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इन 8th क्लास के बच्चों में 60% गर्ल्स हैं, 40% बॉयज हैं, ठीक है। देन हमने कहा कि यार हमें बताओ कि गर्ल का, यहां तो ये 60%, इन 40% में से पूरे की कितनी परसेंट गर्ल्स हैं। सो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि मान लो सारे स्टूडेंट्स 100 है, अगर 100 है तो इसमें मतलब 40 बच्चे हो गए हमारे 8th क्लास के। अब इन 40 में से 60% निकाल लेंगे कितनी गर्ल्स है, तो इन 40 में से 24 लड़कियां, मतलब इन टोटल 100 बच्चों में 24 गर्ल्स हैं जो कि 8th क्लास की हैं, ठीक है। तो फिर हमने परसेंटेज निकालने की क्या किया कि टोटल बच्चे हमारे 100 थे, 24 उसमें से गर्ल्स निकली, परसेंटेज निकाला तो 24% आ गया। क्या यहां तक समझ में आया। अब देखो सेकंड पार्ट बोला है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू द एक्सकर्शन इज 160। अब आया ना लाइन पे, अब ये हमें बता रहा है कि रुको रुको, जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 160, ठीक है। अब बताओ हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेड 8 गर्ल्स। अब हमें परसेंटेज तो पता है, मैंने पहले भी आपको समझाया था, परसेंटेज सेम रहती है, चाहे 100 बच्चे हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, अगर 24% बोल दिया तो वो 24% ही रहेगा। सो अब इस 160 की
24% हमारी गर्ल्स हैं 8th क्लास की। 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 8 जा 2 5 जा, एंड अब ये कुछ डेसिमल में आने वाला है, राइट। सो देखिए कट, हाँ 5 से तो दोनों में से कोई भी नहीं कटेगा। सो 24 इंटू 8 करते हैं, ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 17 18 19। सो ये आ गया 192 अपॉन में 5। इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं। सो 192 अपॉन में 5 कितना होगा हमारे पास, 5 इंटू क्या करना पड़ेगा 3। सो 5 3 जा 15 16 17 18 19। सो 42 की जगह 8 एंड देन पॉइंट। सो हमने क्या 20, तो ये कितना, अच्छा पॉइंट की बात खैर कुछ भी आए, हमें तो अब आधी लड़की तो नहीं हो सकती। सो देयरफॉर 38 गर्ल्स होंगी। कितनी गर्ल्स होंगी, 38। और पॉइंट में तो कुछ 39 भी लिख सकते, 38 और 39 गर्ल्स विल बी देयर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई 9th क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स पेंसिल्स एट अ प्राइस सच दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। मतलब जितने की वो 5 पेंसिल खरीदता है, मान लो 100 रुपए में 5 पेंसिल खरीद रहा है और उसको वो 3 पेंसिल्स 100 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो बना रहा है ऑब्वियसली भाई। जितने में उसको 5 पेंसिलें मिली उतने प्राइस पे उसने 3 बेच दिए, अभी 2 पेंसिलें और बची है, आगे बेचेगा फर्दर, है ना। सो डज ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो भैया प्रॉफिट तो बनाया, समझाऊं कैसे, देखो मैं गई, मैंने 5 पेंसिल्स खरीदी, मान लो कितने में अमाउंट की, 100 रुपए की 5 पेंसिल्स खरीदी मैंने, ठीक है। अब मैंने आगे 100 रुपए में 3 पेंसिल्स बेच दिए, अभी 2 पेंसिल तो मेरे पास बची है ना, वो भी तो आगे बेचूंगी मैं किसी प्राइस पे। सो मेरा प्रॉफिट होगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ओरली बात नहीं हो रही, हमें निकाल के दिखाना है क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अब फिर वही दिमाग में आएगा कि यार इसमें हम जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको क्या ले, 1 रुपी ले, एक्स ले, 100 रुपीज ले, कितना ले। सो देखो अगर हम 100 रुपीज लेते हैं तो वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ आपको 3 पेंसिल, कितनी 5 सॉरी, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 ऐसे 500 करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल 1 रुपी लेते हैं। एक्स वाला इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो अवॉइड करना, ठीक है। करके देखोगे आंसर जरूर निकलेगा, बट कॉम्प्लिकेट क्यों करना। सो लेट कर लेते हैं हम, लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी 1 रुपी। हमने कह दिया भाई 1 रुपए की 1 पेंसिल खरीदी उसने, ठीक है। अब खरीदी कितनी है, 5 पेंसिल्स। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स कितना हो जाएगा भैया, 1 रुपए की 1 पेंसिल है तो 5 पेंसिल कितने की हुई, 5 रुपए की। ठीक है, क्लियर। तो भाई आगे हमें बताना है कि जो सेलिंग प्राइस है 3 पेंसिल्स का। अब ऐसे देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स, हमें देखो प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा, सिंपल हमें बता दो एक पेंसिल कितने रुपए की खरीदी और एक पेंसिल कितने रुपए की बेची, हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब हमें दे रखा था कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, हमने निकाल ली कि 5 रुपए है, एंड हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल भी 5 रुपए। आप कहोगे मैम ये कहाँ दे रखा है, यहाँ पे अगर हम पढ़े तो दे रखा है ना कि सेलिंग प्राइस of 3 pencil is equal to the cost price of 5 pencil। तो अगर cost price 5 pencil का 5 है तो selling price 3 pencils का कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहां से अगर मैं निकालूं selling price ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की आएगी भाई, अगर 3 पेंसिल 5 रुपए की है, इसको ऐसे समझो, अगर 5 पेंसिल्स 10 रुपए की आई है, एक पेंसिल कितने की होगी, 10 अपॉन 5, दिस 10 टोटल अपॉन में 5, तो यहां भी होगा दिस 5 टोटल अपॉन में 3। ठीक है, सो एक पेंसिल की कॉस्ट हो गई 5 अपॉन 3, और ये 5 अपॉन 3 हमारा क्या होगा, 3 1 जा 3 एंड 2 बचा, डेसिमल 26 बचा, 18, और अब ये चलता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मोटी मोटी चीज क्या पता चली कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 1 रुपए की पेंसिल खरीदी थी और सेलिंग प्राइस कितना था 1.6666। सो सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है, और सेलिंग प्राइस ज्यादा का मतलब क्या भाई, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट ही तो हुआ। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमें हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, तो डज ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, ही मेड अ प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, अब कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई, 1.6666 समथिंग की, एंड 1 रुपी की खरीदी थी तो उसको
ये हो गया 0.66667 जो भी है उतना, सो 0.67 इतना रख लेते हैं, इजी हो जाएगा। इतना उसको प्रॉफिट हुआ अपॉन में अपॉन में क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस रखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 है, एंड परसेंटेज के लिए इनटू में 100। ठीक है, आपने एक बात नोटिस करी, हमने कहीं भी फॉर्मूलाज नहीं रट रखे, बेसिक्स कर रखे हैं बस। चलो अब देखते हैं जरा, अरे ये तो बड़ा सीधा सीधा सा हो गया, यहाँ पे इंटू 100 करके देखो ना, डेसिमल हटाओगे जीरो आ जाएगा, हट जाएगा। सो ये तो हमारा आ गया 67%। अब इसी का ही ध्यान रखना, यहाँ जब माइनस किया 0.6666, ये तो चलता ही जा रहा था, तो आप परसेंटेज 67 राउंड ऑफ करके कर लो, या 68.6666, इस तरीके से एक ही बात है। ठीक है, ये बस हमने समझ लो इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया। ठीक है, ये परसेंटेज है उसके प्रॉफिट की। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। So now question number 10, the bus fares were increased by 3% last year and by 4% this year. What is the overall percentage price increase in the last 2 years? तो बस का फेयर जो था कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 3% से। फिर से या तो x ले लो, सिंपल करने के लिए 100 ले लो। सो लेट द बस फेयर बी 100, हमने मान लिया भाई 100 रुपए था। सो क्या हुआ, लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ 3% से, मतलब कितना बन जाएगा, 100 में प्लस करो 100 का 3%, 100 का 3% 3 होगा, मतलब बस फेयर कितना हो गया, 103 इतना हो गया, क्योंकि 3% बढ़ा। अब क्या हुआ, एंड बाय 4%। अब 4% 100 का नहीं, ये है ना, एक साल बाद तो प्राइस 103 हो गया, अब 103 का 4% बढ़ा, सो 103 में प्लस कर देंगे इसका 4%। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको डेसिमल में ही रखते हैं, ज्यादा आसान है। देखो अभी काट पीट देंगे, फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 103 इंटू 4, 4 3 12, 4 0 0, 1 4 1 4, सो ये आ गया 412। सो 412 अपॉन में 100 होगा, तो ये आ जाएगा 4.12। सो 103 प्लस 4.12, अब ये हो जाएगा 103 और 107.12। तो अब क्या हो गया फेयर, 107.12। अब भैया जो 100 रुपए फेयर था वो बढ़ के हो गया 107.12 पैसा, मतलब ठीक है, इतना हो गया। अब हमें बताना है परसेंटेज ओवरऑल कितना हुआ। देखो एक तरीका तो यही है कि भैया 100 से फेयर कितना हो गया, 107.12। तो दिख रहा है 100% तो बड़ा ही है, साथ में एक्स्ट्रा कितना हुआ है, 7.12, 7 रुपए बढ़ा है। अब 100 से 7 रुपए बढ़ा है, मतलब इतना परसेंट होगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल रखते हैं कि चेंज कितने का आया, भाई 100 था, अब वो हो गया 107.12। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो चेंज आया है 7.12 का, एंड बेस प्राइस क्या था, 100। याद है ना, हमने ऐसे किया था, इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते थे, ऊपर दोनों में फेयर में चेंज कितना आया, 100 था, 107.12 हो गया, तो चेंज आया 7.12 का, अपॉन में जो बेस प्राइस था, इनटू में परसेंटेज के लिए 100 कैंसिल हो गया, सो 7.12% हमारा जो है वो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है 2 साल में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बेटा घुमा फुरा के वही चीजें हैं, सिर्फ गिनती के कंसेप्ट है, वो अगर हमें क्लियर है, वो अगर हमें समझ में आ गए हैं, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। Next, 11th question. So question number 11 says, if the length of a rectangle is increased by 10% and the area is unchanged, by what percentage exactly does the breadth decreases by? So वो कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होगी, कुछ इसकी ब्रेथ होगी, राइट, एंड इसमें क्या किया उन्होंने, लेंथ को ना इंक्रीज कर दिया 10% से। ठीक है, अब ब्रेथ में क्या चेंज आएगा, क्योंकि उनको एरिया सेम रखना है, तो अगर ब्रेथ भी इंक्रीज कर देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा। अब इनको क्या करना पड़ेगा, मान लो जैसे ये यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा हुआ है, ब्रेथ थोड़ी सी कम कर दी, तो ये इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो हमें मोटा मोटा क्या करना है, हमें ये देखना है, देखो लेंथ है L, ब्रेथ है B, सो एरिया कितना हो गया इसका, एरिया हो गया L इंटू B। ठीक है, ये एरिया हो गया। अब इस एरिया को, इस L इंटू B को हमें सेम रखना है। हमारी न्यू लेंथ क्या है,
न्यू लेंथ में उन्होंने बोला 10% इंक्रीज है, मतलब जितनी पहले थी उसका 10% बढ़ा दो, यही करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा L प्लस ये हमारा हो जाएगा 0.1 L, सो दिस इज 1.1 L। ठीक है, ये हो गई हमारी न्यू लेंथ। ठीक है, अब न्यू ब्रेथ कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। क्या ये चीज समझ में आई? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि एरिया सेम रहना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो एरिया L इंटू बी है वो सेम रहना चाहिए। सो अब नई लेंथ क्या है 1.1 L एंड न्यू ब्रेथ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें निकालनी है न्यू ब्रेथ क्या होगी। सो देखो इसको सॉल्व अगर हम करें, सो 1.1 L इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो L इंटू बी अपॉन में 1.1 L इक्वल्स टू न्यू ब्रेथ निकाल रहे हैं हम, L से L कैंसिल हो गया। सो हमारी जो न्यू ब्रेथ है, पुरानी वाली जो ब्रेथ ए स्मॉल में पुरानी वाली जो ब्रेथ है अपॉन में 1.1 कर दो, आपको न्यू ब्रेथ मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें ये एक इक्वेशन मिल गई कि दोनों में ये रिलेशन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिक्रीज परसेंट, कि भैया कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में ही देख के आए हैं, ऊपर क्या आता है चेंज इन ब्रेथ। अब दोनों ब्रेथ में जो चेंज आया है वो हो जाएगा अपॉन में हमारी जो ओरिजिनल ब्रेथ होगी वो इनटू में 100। क्या यहां तक समझ में आया? हमें निकालना है डिक्रीज परसेंट। जब भी हम इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट निकालते हैं तो हम सबसे पहले ऊपर रखते हैं कि भाई चेंज क्या आया, अगर इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज हुआ है तो कितना डिक्रीज हुआ है। तो वो आता है चेंज अपॉन में ओरिजिनल क्या था वो इनटू में 100। तो अब चेंज निकालते हैं। पहली हमारी जो ब्रेथ थी, अच्छा हमें पता है ये डिक्रीज हुई है, तो पहली जो ब्रेथ थी उसमें से न्यू जो ब्रेथ है उसको माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या रखेंगे ओरिजिनल जो ब्रेथ थी वो इनटू में 100। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चेंज निकालू तो देखो पुरानी ब्रेथ थी B माइनस न्यू ब्रेथ क्या है B अपॉन में 1.1। अब अगर हम इसको करें, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे पीछे 0 लगा रही थी, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो ये ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये बेसिकली हो गया B माइनस 10B अपॉन में 11। ठीक है, एलसीएम लेना थोड़ा इजी हो जाएगा, डेसिमल में फिर कंफ्यूजन होती है। ये आ गया 11 इंटू 11 करना पड़ेगा, ये आ गया 11B माइनस 10B। तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 में से 10 गया 1, सो ये आ गया बेसिकली 1B अपॉन 11, या हम कह सकते हैं B अपॉन 11 आया है। सो ये हो गया B अपॉन 11, अपॉन में B है इंटू में 100। अब जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो B अपॉन 11 इंटू में B के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 अपॉन B इंटू में 100, तो B से B कैंसिल, ये आ गया हमारा 100 अपॉन में 11। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 11 को अगर हम डिवाइड करें 100 से तो 11 9 जा 99, ये बचा 1, डेसिमल लगाया 10, 0 से करेंगे 0, फिर से 100 आ जाएगा, फिर से 9 से करेंगे 99 1, फिर 0, फिर से 0 से करना, तो ये देखो आप ये चलता ही जाएगा हमारा 9.09, तो 9.0909%, इतना परसेंट जो है वो हमें ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एरिया सेम रहेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? जो भी क्वेश्चन लगे कि यार थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कुछ नई चीज आ गई, हमेशा जाओ एक बार समझ लिया ना पूरा, आपको कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस चुका है। अब हमें क्या करना है, और क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा हम उसको पीछे लेके जाएंगे, वीडियो में आगे पीछे कर सकते हो ना, देन दोबारा से देखेंगे। जब आप दोबारा से देखोगे तो जो चीजें आपने मिस करी होंगी, जो चीजें आपको कंफ्यूज करी होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो एकदम से अरे यार तब वो इतना मुश्किल क्वेश्चन था, कुछ समझ नहीं आया, जस्ट वॉच द वीडियो ट्वाइस एंड इफ यू नीड थ्राइस, ठीक है, ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए। बिकॉज आई कैन गारंटी यू यहाँ पे मैं इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन, इतनी छोटी छोटी चीजें तुम्हें बता रही हूँ ना कि तुम कुछ भी मिस आउट नहीं करोगे। हाँ, जब भी कोई नई चीज होती है, चाहे एज अ टीचर हम भी भाई ऐसा होता है, एकदम से जब कोई नया कंसेप्ट पढ़ते ना लगता है अरे भाई ये तो सिर से पार हो गया, लेकिन जब डेप्थ में जाते हैं, बार बार उसको देखते हैं, तो हमें वो समझ आ जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12।
The percentage of ingredients in a 65 gram chips packet is shown in the picture. So यहाँ percentage दे रखी है and इसका कितना है, ये है 65 grams का पैकेट. हमें निकालना है find out the weight each ingredient makes up in this packet. यार ये तो बड़ा आसान सा है. टोटल वेट कितना है, 65 ग्राम. अब हमें हर किसी का दे रखा है कि भैया 65 ग्राम का 70% पोटैटो है, 25% वेजिटेबल ऑयल है, 3% सॉल्ट है, 3% ही स्पाइसेस है. तो बहुत इजी है. जैसे सबसे पहले अगर हम पोटैटो का निकालते हैं तो पोटैटो कितना है, 24% है ना, 24 नहीं, अरे भाई 70%. वेजिटेबल ऑयल है 20%, पोटैटोज है हमारे 70%. अब 70% किसका, इस 65 ग्राम का. सो 70% ऑफ 65. ठीक है, इसको 5 के टेबल से, पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं. अब इसको फर्दर 5 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 13 एंड ये आ जाएगा 5 2s एंड फर्दर तो होगा नहीं, कुछ डेसिमल में आएगा. कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं हम. कट करना चाहो पहले ही कट कर लो, नहीं तो सिंपल करो. 13 इंटू 7 करा 91 अपॉन में 2. सो ये आ जाएगा 2 4 8 एंड यहाँ पे आएगा 11. सो 5 फिर 10 बचेगा, फिर से 5. सो देयरफॉर 45.5 ग्राम्स सॉरी 45.5 ग्राम्स जो है वो इसमें से पोटैटोज है. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास था वेजिटेबल ऑयल. सो वेजिटेबल ऑयल कितना है, 24%. अब 24% किसका, सो 24% 64 का है ना. एक बार देख लो, बड़े कॉन्फिडेंस से मैं नंबर्स लिखी जा रही हूँ. 65 है और परसेंटेज भी एक बार चेक कर लेते हैं, 24% है. ठीक है, चलो फिर से इसको करेंगे 13 से. तो ये हो जाएगा, मतलब 5 के टेबल से कर रहे हैं तो 5 इंटू 13 एंड ये आ जाएगा 5 2 और ये 20. 20 और 24 ये 10 से हो जाएगा, ये 12 से हो जाएगा, फर्दर भी कैंसिल हो जाएगा. पर जब अपने पास नीचे 10 है तो हम 13 इंटू 12 कर लेते हैं ताकि डेसिमल लगा देंगे सीधा. सो 13 इंटू 12 करना है. 3 2 6, 2 1 2, देन अगेन 3 1 3, 1 1 1, ये आ गया 6 3 4 5 एंड 1. सो ये हमारे पास आ गया 156 अपॉन में 10 है, मतलब 15.6 ग्राम. तो वेजिटेबल ऑयल कितना है, 15.6 ग्राम्स. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट तो खैर दोनों चीजें ही हमारी क्या है, 3% ही है. देखो हमारे पास सॉल्ट भी 3% है एंड हमारे पास स्पाइसेस भी 3% है. दोनों ही 3% है. एक ही पर परसेंटेज निकाल लेते हैं, दोनों उतने ग्राम होंगी. सो 3% ऑफ 65, ये हो गया हमारा 13. ये हो जाएगा 5 2 ये 20 और तो कुछ भी कट नहीं होगा, राइट. सो 13 इंटू 3 करेंगे, 13 इंटू 3 आ जाएगा 39 अपॉन में 20. सो इसको अब करना ही पड़ेगा, 2 के टेबल से कर लेते हैं वैसे तो. सो देखो हमारे को डिवाइड करना है 20 और 39. ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना 2 का टेबल याद रखेंगे, उससे हो जाएगा. सो 2 1 2 होता है बेसिकली. अगर यहाँ पे देखो ना, 2 जो भी 2 1 2, 2 2 4, आपके आगे क्या, बस इसको 0 लगाते हुए चल रहा है, आपको सिर्फ 0 लगाते हुए जाना है. ठीक है, तो 39 से छोटा हमारे पास 40 तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 से ही करना पड़ेगा. सो 20 इंटू 1 इज 20, ये हमारे पास आ गया 19. अब हमारे पास 19 बच गया, तो हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, ऊपर से तो कुछ आ नहीं रहा, ये तो रिमाइंडर है. सो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये बन जाएगा 190. अब 190 से छोटा हमारे पास क्या आएगा, 2 के टेबल में सोचो, 19 से छोटा 18 आता है 9 पे. सो मैं अगर इसको 9 से करूंगी तो ये हो जाएगा 18 और साथ में 0 बचा हमारे पास. 10 डेसिमल लगा हुआ है, बच जाएगा 100. 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 100 एंड हमारे पास आ गया 1.95. सो 1.95 ग्राम ही सॉल्ट है और इतना ही स्पाइसेस है. अब ये तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, है कि नहीं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13. So 3 shops sell the same items at the same price. The shop offer deals as the following. So shop number ये बोलता है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे चलता है बाय 1 गेट 1 फ्री. 2 चीजें खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा, 4 खरीदोगे तो 2 फ्री मिलेंगी, ऐसे ऑफर्स चलते रहते. तो शॉप ए ने सिंपल रखा बाय 1 गेट 1 फ्री. आप एक प्रोडक्ट खरीदो, आपको दूसरा फ्री मिलेगा. शॉप बी ने रखा बाय 2 एंड गेट 1 फ्री. 2 खरीदोगे तो हम 1 फ्री देंगे. शॉप सी ने रखा कि बाय 3 प्रोडक्ट खरीदो, हम 1 प्रोडक्ट फ्री देंगे. आंसर द फॉलोइंग इफ द प्राइस ऑफ वन आइटम इज 100 रुपीज. अब मान लिया हमने 100 रुपीज की आइटम है. What is the effective price per item in each shop? Arrange the shop from cheapest to the
क्या लिखे, कॉस्टलीस्ट। सो सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है, सबसे महंगा कहाँ मिल रहा है। अब एक आइटम का कॉस्ट उन्होंने 100 रुपीज बता दिया। देखो शॉप नंबर ए में अगर आप जाओगे, ठीक है, एक आइटम लिया आपने, कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए। तो 100 रुपए में कितनी आइटम्स मिली आपको, भाई बाय वन गेट वन है ना, 100 रुपए खर्चे आपने, 2 मिली आपको। अब सेकेंड वाले में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 खरीदनी पड़ेगी तब आपको 1 मिलेगी। मतलब आप 200 रुपए खर्चोगे तब जाके आपको कितनी मिलेंगी आइटम्स, 3। ठीक है, क्योंकि ये बाय 2, इनके तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। चीजें कितनी मिलेंगी, 3, क्योंकि ये 2 तो मिलेंगी, साथ में 1 फ्री मिली। ऐसे ही शॉप सी में जाओगे तो आपको 3 खरीदनी पड़ेंगी, 300 रुपए खर्चे आपने, कितनी मिली आपको, 4 आइटम्स मिली, क्योंकि 3 जिसके पैसे दिया और 1 फ्री वाली। अब हमें देखना है इसमें आपको सिंगल पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है या कितनी सस्ती मिल रही है। जैसे यहाँ पे 100 रुपए खर्चे 2 आइटम मिली, यहाँ पे 200 रुपए खर्चे 3 चीजें मिली, यहाँ पे 300 रुपए खर्चे और 4 चीजें मिली, है ना। सो इसमें क्या हुआ हमारे पास, इसको अगर मैं कैंसिल करूं, 50 रुपए पर आइटम पड़ा, पर आइटम आपको 50 रुपए पड़ा, मतलब 100 रुपए की चीज आपको 50 रुपए की पड़ी। यहाँ पे अगर हम देखें 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 6 18 एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20, फिर 6 से 0.6 करते हुए, सो यहाँ पे पर आइटम आपको कितने की पड़ेगी, 66.6 की। एंड अगर यहाँ पे हम देखें, सो इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 150 एंड फिर इसको करेंगे 2 7 14 एंड 10 आएगा, तो यहाँ पे पड़ेगी 75 रुपीज की। तो पहली दुकान पे आपको एक चीज 50 रुपए की मिल रही थी, वही यहाँ पे 3 खरीदी आपने, लेकिन आपने एक आइटम के 66 पॉइंट समथिंग रुपीज दिए, एंड यहाँ पे आपने 4 खरीदी, लेकिन उसमें से एक को आपको क्या 75 पर वो पड़ी आपको 4 आइटम, 75 75 75 75 ऐसे। यहाँ पे आपको 2 मिली। भाई अगर मैं इसी ऑफर को 2 बार लगाती कि भैया मैंने यहाँ पे आपसे वो बाय वन गेट वन फ्री है, तो ये लिए 100 रुपए खर्चे, 2 मिली, 100 रुपए और खर्चूंगी 2 मिलेगी, तो मतलब 200 रुपए में 4 आइटम मिल जाएंगी मुझे, और यहाँ 200 रुपए खर्च के 3 ही मिली है मुझे। समझ रहे हो लॉजिक। सो हमें सबसे सस्ती कौन सी पड़ेगी, शॉप नंबर ए, उसके बाद शॉप नंबर बी और फिर शॉप नंबर सी जो है वो सबसे महंगी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे 75 रुपीज खर्च हुए मेरे एक आइटम पे। सो नाउ पार्ट नंबर 2, फॉर ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द आइटम। कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला आपको वो निकालना है। कंपेयर द फ्री आइटम टू द टोटल। अच्छा ये एक तरीके, 2 तरीके हैं इसको करने के, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पे बताती हूँ। देखो सबसे पहला तो जो लॉजिकली अभी तक करते हुए आए हैं हम, शॉप नंबर 1 ये है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, और मुझे पता है एक आइटम 100 रुपए की है, मुझे 50 रुपए की बड़ी डिस्काउंट मैं आराम से निकाल सकती हूँ। जैसे सिंपल देखो, यहाँ पे 100 रुपीज की एक आइटम थी, लेकिन हमें कितने की पड़ी, 50 रुपए की पड़ी, तो मतलब मुझे 50 रुपीज डिस्काउंट मिला, तो ये हो गया डिस्काउंट अपॉन में ओरिजिनल प्राइस 100 इंटू परसेंटेज निकाल दो, क्या आ गया 50% ऑफ मिला। ऐसे ही शॉप नंबर 2 में 100 रुपए की एक आइटम थी, मुझे कितने पैसे देने पड़े, 66.6 देने पड़े, तो 100 में से 66.6 माइनस करेंगे, सो ये आ जाएगा 10 में 6 गया 4, ये आ गया 9 में से 3 गया 3, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट हमारे पास 33.4, इतना मुझे यहाँ डिस्काउंट मिला, अपॉन में 100 जो इसका ओरिजिनल प्राइस था, इनटू में 100 परसेंटेज के लिए, सो यहाँ पे 33.4% ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिला। लास्ट हमारे पास क्या है, 100 रुपए की आइटम थी, हमें पड़ी 75 रुपीज की, मतलब 100 रुपीज की थी, हमने 75 दिए, तो कितना हो गया 25 डिस्काउंट मिला, सो 25 डिस्काउंट अपॉन में 100 उसका ओरिजिनल प्राइस इनटू में 100, सो ये आ गया हमारे पास 25%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट परसेंट निकाल दी। अब जो वो चीज कह रहे थे उनके हिसाब से करते, इधर ले चलते हैं, उनके हिसाब से वो कह रहे थे कि आप क्या करो, कंपेयर करो द फ्री आइटम टू द टोटल आइटम यू रिसीव। सो मतलब जैसे पहले वाले में हमें कितनी आइटम मिली, 2 आइटम मिली, हमें फ्री कितनी मिली, 1 मिली, 2 में से 1 फ्री है, इंटू 100 कर दो, 50% आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले में टोटल आइटम कितनी है, 3, इसमें से फ्री कितनी है, ये इनटू में 100 कर दो, तो ये चलता रहेगा, 3 3 9, 33.3333 चलता रहेगा। ठीक है, सी वाली में क्या हुआ, टोटल हमारे पास कितनी थी, 4 आइटम, और फ्री कितनी है, 1 आइटम, इनटू में 100 करो, ये आ जाएगा 25%। सो ये दोनों ही तरीके से आप देख सकते हो, परसेंटेज हमारी सेम आई, बस यहाँ पे पूरा 33.4 हो गया, और ये 33.333 चलता है, वो तो हम भी राउंड ऑफ करके 4 लिख ही देते हैं। बट
परसेंटेज दोनों में सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये चीज हो सकता है यहाँ तो हिंट लिखी हुई तो दिमाग में क्लिक कर गई, हो सकता है एग्जाम में ना दिमाग में है। तो जो हमारा कंसेप्ट है वो तो है ना कि भाई मेरे पास डिस्काउंट है, डिस्काउंट मैं निकाल सकती हूँ, मुझे पता है 100 रुपए की आइटम, 100 रुपए की चीज थी, मुझे 50 रुपए की पड़ी एंड मुझे परसेंटेज निकालने तो इंटू 100 कर दे। तो वो हमें कभी भी रटने या याद रखने की जरूरत नहीं, वो हमें पता है ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं थर्ड पार्ट। नाउ सपोज यू नीड 4 आइटम, विच शॉप वुड यू चूज, व्हाई। अब अगर मान लो आपको 4 आइटम्स चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि यार मेरे को टोटल 4 चाहिए, तो आप इनमें से कौन सी शॉप चूज करोगे और क्यों। देखो देख के एकदम से बंदे के दिमाग में आएगा यार यहाँ 3 खरीदूंगा 1 फ्री मिल जाएगी, मेरी 4 हो गई। तो ये 4 आइटम्स कैसे आई हमारे पास, 3 आपने खरीदी मतलब 300 रुपए खर्च किए आपने, ठीक है, 300 रुपए में आपको 4 आइटम्स मिल गई। ठीक है, ये हमारा हो सकता है दिमाग में यार ये आइडियल है, 4 आइटम चाहिए थी, मिल गई तो शॉप सी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन नहीं, ध्यान से सोचो, अगर मैं यहाँ इस शॉप पे ए शॉप पे गई, मैंने एक खरीदी 100 रुपए की, उन्होंने साथ में मेरे को 2 आइटम मिल गई, ठीक है, फिर से मैंने कहा भैया मैं एक और खरीद रही हूँ, तो कहेंगे ठीक है मैडम लाओ 100 रुपए, ये लो 2 आइटम्स और। सो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को 4 आइटम्स मिली, मैंने पैसे कितने खर्चे, 200 रुपए। तो यहाँ 200 रुपए में मुझे 4 आइटम्स मिल रही हैं, इधर 300 रुपए खर्च के मुझे 4 आइटम्स मिल रही है, तो मैं कौन सा चूज करूंगी, ऑब्वियसली भाई वहां पे मेरे 100 रुपए बच रहे हैं, सो ये वाला। एंड अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 200 रुपए आप खर्चोगे, क्योंकि 2 चीजें तो खरीदनी है, 200 रुपए खर्चोगे, आपको कितनी मिली, 3 आइटम मिली, आपको फिर और पैसे खर्चने पड़ेंगे कि यार मुझे एक तो और चाहिए ही है। तो मतलब यहाँ 200 में 3 मिल रहे हैं, यहाँ 200 में 4 और यहाँ 300 में 4, तो सबसे सस्ता कौन सा पड़ा हमें, शॉप नंबर ए। तो कौन सी चूज करेंगे हम, शॉप नंबर ए। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। So the question says in a room of 100 people 99% are left handed। अब भैया एक कमरे में 100 जने थे, इसमें से 99% क्या है, लेफ्ट हैंडेड। अब 100 में से 99% मतलब 99 पीपल आर लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो 100 में से अगर 99 लेफ्ट हैंडेड है, सो हमारा एक बंदा ऐसा होगा जो उसमें राइट हैंडेड होगा, है कि नहीं भाई। 100 में से अगर 99 लोग लेफ्ट हैंडेड है, एक बच्चा राइट हैंडेड होगा वो। ठीक है, नाउ हाउ मेनी लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव टू लीव द रूम टू ब्रिंग दैट परसेंटेज डाउन टू 98%। अब हम चाहते हैं ये जो हमारी 99% है ना, ये 98% हो जाए, और अब इसके लिए कितने लेफ्ट हैंडेड लोगों को जाना पड़ेगा। अब बहुत 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 दिमाग में जो आएगा ना बहुत बच्चों के, वो ये आएगा भाई 99 में से एक बंदे को भेज दो तो वो 98% हो जाएगा, है कि नहीं। तुम्हारे दिमाग में भी आया कि भैया 99% है, 99 लोग हैं, एक बंदे को भेज दो 98% हो जाएगा। लेकिन एक बात और सोचो, जब वो एक बंदा कमरे से जाएगा, एक बंदा जब कमरे से जाएगा, क्या टोटल जने 100 बचेंगे, नहीं, ये 100 कितने हो जाएंगे, 99। अब इस 99 में से आपके कितने बचे, आपने 99 में से एक भेज दिया ना, तो 98 ये बचे, तो इसका परसेंटेज निकालोगे कहीं से भी 98% नहीं आएगा, क्योंकि आप सिर्फ लेफ्ट हैंडेड देख रहे हो कि यहां से एक बंदा कम कर देते हैं। जैसे ही आप एक बंदे को कमरे से बाहर भेजोगे तो टोटल नंबर ऑफ पीपल भी कम हो जाएंगे, इसलिए हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हम लेट करते हैं सबसे पहले, लेट x number of people या x number of left-handed people leave the room। हमने कहा चलो भैया हम कह रहे हैं x नंबर ऑफ बंदे 10, 20, 25 जितने भी हैं उन्होंने रूम छोड़ दिया। हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया ये आंसर आना चाहिए 98%। ठीक है, 98% का मतलब क्या है, 98% का मतलब है कि अगर 100 जने हैं, अगर आप कमरे में जब लोग जाएंगे तो 100 बचेंगे नहीं, 100 जनों में से 98 जो है वो लेफ्ट हैंडेड होने चाहिए। एक्चुअल में हमारी सिचुएशन क्या होगी, ये वो है जो प्रपोर्शन की तरह करते थे ना, कि भैया टोटल जो हमारे 100 बंदे थे उसमें से x बंदे चले गए, नीचे टोटल आएगा, टोटल में से x, और ऊपर 99 राइट हैंडेड वाला उस एक को तो भेजेंगे नहीं, वो तो बेचारा रहेगा ही, लेफ्ट हैंडेड वाले को जाना पड़ेगा। सो 99 में से हमने x बंदों को भेज दिया। एक बार फिर से समझो,
98% का मतलब है कि हर 100 पे 98 लेफ्ट हैंडेड होने चाहिए। लेकिन अब जैसे ही कमरे से कोई जाएगा तो टोटल हमारे 100 से कम हो जाएंगे। एंड ऊपर क्योंकि हम लेफ्ट हैंडेड की परसेंटेज निकाले तो लेफ्ट हैंडेड कितने बचेंगे, टोटल 99 है उसमें से x जो जाएंगे वो बचेंगे। ठीक है, तो अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा आ जाएगा कि भैया इतने जने जाएंगे तो आपकी परसेंटेज 98 बनेगी। तो देखो यहाँ पे इसको रखते हैं 98 अपॉन 100, प्रपोर्शन में यूज कर रहे हैं इसको हम, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा इसको इधर उधर भेज ही देते हैं इसी स्टेप में, 100 माइनस एक्स, इसको भेजो यहाँ पे 98 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और यहाँ पे 100 को उधर भेज दिया, ये मल्टीप्लाई होगा 99 माइनस एक्स के साथ। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 98 को इससे मल्टीप्लाई करो, 98 100 माइनस 98 एक्स इक्वल्स टू 99 100 माइनस 100 एक्स। ठीक है, एक्स वाले सब एक तरफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस 98 एक्स, इधर आके ये प्लस 100 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे है 99 100, यहाँ पे प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 9800। तो ये कितना बचा, प्लस माइनस माइनस, 100 में से 98 गया, 2x आ गया प्लस का क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है। यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 से 8 गया 1 एंड 9 से 9 गया 0। सो x हमारा हो गया 100 अपॉन 2, मतलब यहाँ पे आया 50। मतलब टोटल में से जो हमारे लेफ्ट हैंडेड है उन 99 में से अगर 50 लोग कमरा छोड़ के जाएंगे तब परसेंटेज 98 हो गया। और यहाँ पे ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि 50 बंदों को कमरा छोड़ना पड़ा तब जाके परसेंटेज एक कम हुई है। तो परसेंटेज एक बहुत बड़ा वो है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, परसेंटेज एक बहुत बड़ी, 1% कम करने के लिए 50 जनों को कमरा छोड़ के जाना पड़ा तब जाके 1% कम हुई है। तो ये बहुत वास्ट टर्म है, बहुत सारी चीजों को मिला के ये परसेंटेज का खेल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में पूछे थे कितने जनों को जाना पड़ेगा, 50 जनों को जाना पड़ेगा। अब लेकिन जो छोटी सी जो चुल होती है हमारे अंदर की, नहीं यार क्या सच में 98% होगा, वो कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ। सो देखो अब लेफ्ट हैंडेड बंदे कितने बचेंगे, लेफ्ट हैंडेड पहले कितने थे, लेफ्ट हैंडेड पहले हमारे पास कितने थे, 99 थे, उसमें से हमने बोला 50 बंदों को जाने के लिए। सो ये हो गया 9 में से 0 गया 9, 5 6 7 8 9, तो ये 49 बचे। और एक हमारे पास राइट हैंडेड बचा था, राइट हैंडेड कितना बचा है 1। ठीक है, तो टोटल देख सकते हो आप कितने, पहले 100 थे, 100 में से 50 चले गए, 50 बचे। यहाँ पे तो कैलकुलेशन हमारी सही आ रही है। अब परसेंटेज अगर हमने निकालनी है तो लेफ्ट हैंडेड कितने हैं 49, टोटल बंदे कितने हैं 50, इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल किया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 10। नाउ 9 into 2 is 18 and 2 into 4 is 8 plus 1। तो आप देख सकते हो कितना परसेंटेज आया 98। पिंक कलर से जितना भी किया सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए किया, आंसर तुम्हें यही देना है। ये मैं बता रही हूँ कि सच में भैया 50 बंदे अगर जाएंगे तो परसेंटेज 98% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो इस चैप्टर को फाइनली कंप्लीट कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स सी। So question 15 है, look at the following graph, based on the graph which of the following statements are valid। इसमें से कौन सी statements correct है ये हमें बतानी है। सबसे पहले people in their 20s are the most computer, अच्छा पहले ग्राफ देख लेते हैं किस चीज का है। सो ये ग्राफ हमें बता रहा है चिल्ड्रन में, टीनेज, 20s 30s 40s 50s और सीनियर्स में किस किस को कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता है। एंड उसमें भी जैसे चिल्ड्रन बोला तो उसमें 4% है गर्ल्स और बाकी की परसेंटेज हो गई, मतलब सॉरी हाँ फीमेल है ब्लू वाला और मेल है येलो वाला। तो जैसे अगर हम टीनेज की बात करें सो 24% गर्ल्स को कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है एंड 29% बॉयज को अच्छे से चलाना आता है। इसी तरीके से 20s में बात करें तो 26% लड़कों को अच्छे से लड़कियों को अच्छे से चलाना आता है एंड 37% बॉयज को अच्छे से चलाना आता है। ठीक है, तो ग्राफ समझ लिया हमने किस चीज का है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो पीपल इन देयर 20s आर द मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट अमंग ऑल ग्रुप्स। सो देखो पीपल इन 20s, सो अगर हम 20s में देखें, अगर लड़कियों की बात करें तो 4 24 26 14 7 4, सो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा 20s में ही गर्ल्स हैं जो कंप्यूटर लिटरेट है। इसी तरीके से बॉयज का परसेंटेज भी सबसे ज्यादा 20s में ही है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला है स्टेटमेंट
ये वैलिड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, वुमेन लैग बिहाइंड इन द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर अक्रॉस एज ग्रुप। अब वो हर एज ग्रुप में कह रहे हैं लड़कियां कम कंप्यूटर लिटरेट है। देखें, देखो सीनियर्स में हाँ ये 4 है, तो ये 2 है, ये 9, ये 4 14 और 7 ये 25, ये 14, ये 37, ये 26। सो हम हर उस एज ग्रुप में देख सकते हैं कि यस, ब्लू ग्राफ जो है, मतलब ब्लू वाला बार जो है येलो के कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है, देर आर मोर पीपल इन देयर 20s देन इन टीनेजर। सो अब ग्राफ देख के आप कहोगे हाँ यार यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन क्या ये ग्राफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? हो सकता है एक जगह में बहुत सारे जने हो, उसमें सिर्फ 26% लिटरेट हो, लेकिन वो बंदे ज्यादा हो सकते हैं। एक जगह पे बहुत कम लोग हैं, उसमें से 26, नंबर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे ये हमें पॉपुलेशन नहीं बता रहा, ये सिर्फ लिटरेसी बता रहा है, कंप्यूटर लिटरेट कितने हैं। तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन की बात नहीं हुई। हमें नहीं पता कि क्या 1000 बंदों में से 26% लिटरेट है, या 500 बंदों में से 26% लिटरेट है, या सिर्फ 100 जनों में से 26% लिटरेट है। सो नंबर ऑफ पीपल हम गेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कंप्यूटर लिटरेसी बताया, पॉपुलेशन नहीं बताया, तो ये गलत पॉइंट है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? मोर देन अ क्वार्टर ऑफ पीपल इन देयर 30s कैन यूज कंप्यूटर। क्वार्टर कितना होता है? 1/4। 1/4 को अगर हम देखें इंटू, अगर मैं 100 करके देखूं तो कितना परसेंटेज होगा? 4 से इसको अगर हम कैंसिल करें, ये आ जाएगा 25%। तो हमें चेक करना है कि 30s में सब 25% से ज्यादा है, तो 30s में देखो ये 14% है, ये 25 के बराबर है। मोर देन अ क्वार्टर कोई भी नहीं है, सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई हमारी, ठीक है। फिफ्थ स्टेटमेंट, लेस देन 1 in 10 एज 16 एंड अबव कैन यूज। 1 in 10 का मतलब है क्या है कि 10 में से एक जने को यूज करना आता है। इसका परसेंटेज निकालेंगे, फ्रैक्शन है, इनटू 100 कर दो, मतलब 10%। सो क्या 10% को कंप्यूटर यूज करना आता है? देखो 60 सीनियर्स वाले जो है 2% और 4%, सो हम देख सकते हैं 10% के आसपास भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी बेटा गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, लेस देन बोला है, ठीक है ठीक है, लेस देन 10%। सो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि 10%, लेस देन 10% से कम है ना दोनों, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हाँ भैया 10% से भी कम है। नेक्स्ट देखो, हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर। हाफ ऑफ द पीपल क्या हो गया? 50%। हाफ का मतलब यही है ना, हाफ का परसेंटेज में करोगे क्या आएगा? 50%। तो देखो 20s में क्या 50% यूज कर पा रहे हैं? ये 26% है, ये 37% है, तो मतलब ना तो लड़के 50% है जिनको कंप्यूटर यूज करना आता है, ना ही लड़कियां 50%। और जब लड़कों का 50%, लड़कियों का 50% नहीं है, तो टोटल में भी 50% नहीं हो सकता। सो ये जो हमारी स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ठीक है। बट इसी के साथ, इसी गलत स्टेटमेंट के साथ हमारा ये चैप्टर अब होता है खत्म। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर था, लेकिन अगर तुमने एक एक वीडियो बहुत ध्यान से देखी है, एक एक पेज समझ लो तुम्हारा इन डिटेल हो गया, और इस चैप्टर में तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है। अभी आगे जाके हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कैसे होगा, लेकिन अभी ये सारी वीडियोस देखने के बाद, ये पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद, आई कैन एश्योर यू कि इस चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, तुम कर लोगे, ठीक है। चलो भाई, सो इसी के साथ चैप्टर को टाटा बाय बाय करते हैं। टाटा बाय बाय करने के लिए आई नहीं हमारी शीट, बट चलो चैप्टर को करते हैं टाटा बाय बाय। अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।